नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 14 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी पेड कोर्स अवेलेबल हैं। अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है पेड कोर्स के अंदर, यानी कि A to Z सब कुछ कवर कराया जाता है। और आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट बताइए और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्सेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है हैगिया सोफिया के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा हैगिया सोफिया क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए ये एक जगह है। आप देखो इतनी ब्यूटीफुल सी आपको ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है हैगिया सोफिया। ये कहां पर लोकेटेड है, ऐसा अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा तो आपको इस्तांबुल पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लोकेशन से रिलेटेड, राइट। और ये प्लेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये एक तो चीज हमने जान ली, ये इस्तांबुल में हम लोग को देखने को मिलती है। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज की ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अक्सर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि इन फलाना ऑप्शन में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, बताइए। तो उसमें से अगर हैगिया सोफिया ऑप्शन होगा तो याद रखना कि वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो लोकेशन, ये जो कंस्ट्रक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है हैगिया सोफिया का, तो ये स्टार्टिंग में एज अ कैथीड्रल के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था क्रिश्चियन बीजेंटाइन एम्पायर के दौरान। तो क्रिश्चियन बीजेंटाइन एम्पायर जो था, आप देखो ये इस प्रकार से, इस पूरे लोकेशन पे आप देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का और येलो कलर का आपको जो दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा जो है वो बीजेंटाइन एम्पायर है। तो बीजेंटाइन एम्पायर जो जो था गाइस क्रिश्चियन वाला, तो उसका जो पूरा रूल जो था वो इस एरिया पर था। तो बीजेंटाइन एम्पायर के दौरान ही जो है ये कैथीड्रल हम लोग को देखने को मिला था जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। अब कैथीड्रल क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का चर्च होता है। तो चर्च क्या होता है उसके बारे में तो आप जानते हैं कि वहां पर क्रिश्चियन जो है वो पूजा करते हैं, राइट। और वहां पर प्रीस्ट होते हैं। बट कैथीड्रल भी होता है, वो भी एक प्रकार का चर्च होता है, बट ये बिशप के द्वारा जो है वो रन किया जाता है, चलाया जाता है बिशप के द्वारा। और अब आप चीजों को रिलेट करना, तो एंशियंट और मेडिवल यूरोप की हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी या हल्का फुल्का भी आपको पता होगा तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि वहां पर क्रिश्चियन रूल हुआ करता था, वहां पर चर्च रूल किया करते थे। चर्च के पास पूरी पावर हुआ करती थी, पूरी अथॉरिटी चर्च के पास थी, पूरा कंट्रोल जो था एरिया का, टेरिटरी का, वो चर्च के पास था। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि कैथीड्रल जो है जहां पर बिशप हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो बीजेंटाइन एम्पायर में क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि यहां से पूरा रूल होता था। अब आप इसके कंस्ट्रक्शन को ही देखो सिर्फ आप, कि इतना बड़ा ये राजा महाराजाओं के जो पैलेस होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि यार ये एक राजा महाराजा जैसा पैलेस है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जो कि रूल किया करती थी पूरे एरिया को, पूरी टेरिटरी को, है ना। तो ये जो है वो कैथीड्रल के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टार्टिंग में बीजेंटाइन एम्पायर के दौरान। बट बाद में जब ओटोमन एम्पायर ने कब्जा किया, अब ओटोमन एम्पायर जो है गाइस, तो उसकी उसकी भी आप टेरिटरी देख लो आप, तो जिस एरिया पर बीजेंटाइन एम्पायर था उस एरिया पर ओटोमन एम्पायर ने जो है वो कैप्चर किया, उस एरिया को, उस पर कब्जा किया। तो जब कैप्चर किया गया उस एरिया को, तो उस समय ये जो कैथीड्रल, अब देखो इतनी बेहतरीन लोकेशन कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। तो उन लोग ने देखी यहाँ पर ओटोमन एम्पायर जब आए थे तो उनका जब रूल जो था, तब उन्होंने देखी कि अरे वाह तो बेहतरीन लोकेशन है। तो उन्होंने इसको जो है वो मतलब ये कैथीड्रल से कन्वर्ट करके मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि कैथीड्रल से हटाकर मॉस्क इसको बना दिया। तो यहाँ पर मुस्लिम की वर्शिप हुआ करती थी, बट फिर अभी भी इतना कन्वर्जन नहीं हुआ इस जगह का। बाद में जाकर टर्की ने, या टर्की के जो रूलर जो थे, उन्होंने 1935 में इस जगह को, हैगिया सोफिया को, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये तीन इसके कन्वर्जन हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में कैथीड्रल था, फिर बाद में मॉस्क हुआ, फिर बाद में ये म्यूजियम के तौर पर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब
आपको लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जानना। बीजेंटाइन एम्पायर भी हमने देख लिया, हमने देख लिया ऑटोमन एम्पायर की भी लोकेशन, ठीक है। तो हमने पूरी चीज बैकग्राउंड हिस्ट्री भी रिलेट कर ली, इसकी लोकेशन भी देख ली। बट अभी जो ये टॉपिक न्यूज में आया ना, वो इसलिए आया क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब, उनके द्वारा दोबारा से इसको म्यूजियम से कन्वर्ट करके मुस्लिम की वर्शिप प्लेस जो है वो बना दिया गया है। अभी कुछ समय पहले जो टर्की की जो टॉप कोर्ट जो है, उनके द्वारा कहा गया था कि उस समय 1935 के दौरान जो रूलर जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से इस प्लेस को, जो मुस्लिम वर्शिप प्लेस थी, मॉस्क जो थी, उसको कन्वर्ट करके म्यूजियम में जो कर दिया, तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस थी, वो उनको नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए इस प्लेस को दोबारा से म्यूजियम से हटाकर जो मॉस्क जो है वो बना दिया गया, या फिर मुस्लिम की वर्शिप प्लेस जो है वो बना दी गई, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट इसलिए टॉपिक न्यूज में था, तो इसीलिए ये आपको पूरी स्टोरी समझना बहुत जरूरी था, जानना जरूरी था कि ये जो प्लेस थी वो स्टार्टिंग में जो है वो क्या थी, उसके बाद ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हुई, फिर किस चीज में कन्वर्ट हुई, और दोबारा से फिर इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है पूरी यहाँ तक बातें? इसके अलावा आप देखो, ये टर्की की लोकेशन भी एक बार आप देख लो, और ये देखिए टर्की की लोकेशन, यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देखिए एजियन सी है, और ये मेडिटेरेनियन सी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और रेड सी, ये तीन सी के नाम मैंने आपको बताया, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और रेड सी। ये जो सी है वो कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री टच करती हैं? तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, इन तीनों का, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं और दोबारा से पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, हैगिया सोफिया से रिलेटेड, और इससे बाहर का कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी के अंदर बनेंगे जो मैंने भी आपको पढ़ाया। अब पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। यहां पर बात हो रही है इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज मिशन का। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। और यहां पर टारगेट किया गया है कि इंडियन सिटीज जो है गाइस, तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि वहां पर साइकिलिंग जो है वो इंप्लीमेंट की जाए, राइट। साइकिलिंग फ्रेंडली इनिशिएटिव जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए। अब साइकिलिंग जो है गाइस, इसके ये दो चीजों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। जब लोग साइकिल चलाएंगे तो उनकी हेल्थ बढ़ेगी, हेल्थ डेवलप होगी, है ना। हम लोग देख रहे हैं कि आज की डेट में लोगों को ओबिसिटी वगैरह के इश्यूज काफी ज्यादा, और ओबिसिटी एक कॉज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो जब लोग साइकिल चलाएंगे, फिट रहेंगे, तो वो भी सही होगा। और इवन इंसान जब फिट रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छा होता है। तो इसको आप इस प्रकार से कोविड से भी रिलेट कर सकते हो। तो यूपीएससी में मेंस आंसर में सिर्फ रिलेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप हो सके उतना चीजों को रिलेट करते रहो अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो ये इंडिया साइकिल फॉर चैलेंज हमने देख लिया। और ये जो इनिशिएटिव जो है गाइस, ये कौन सी सिटीज में लागू होगा? तो जो भी बड़ी सिटीज हैं, बिग सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर ये लागू होगा। जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो कैपिटल्स हैं, वहां पर ये लागू होगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा जो चूज की गई जो सिटीज हैं, वहां पर ये इनिशिएटिव लागू होगा। तो ये तीन चीजें हैं, बट हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी मेनली याद रखना कि इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज जो है, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटीज मिशन का, जिसमें साइकिलिंग को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। नेशनल फिश फार्मर्स डे, ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल भी अभी रिसेंटली मनाया गया है। इस दिन सम्मान दिया जाता है जो साइंटिस्ट हैं KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी, तो इनको जो है वो सम्मान दिया जाता है। इनके ऑनर पर ये नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं गाइस, तो इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इन्होंने एक काफी महान काम किया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का, जिसको हाइपोफाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने इंडियन मेजर कार्प्स का जो है वो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करी। अब दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो कार्प्स क्या होते हैं? CARPS, कार्प, जिसको हम लोग कार्प बोलते हैं। तो कार्प होते क्या है? तो याद रखना, कार्प मछली की प्रजाति होती है, मछली होती है कार्प। ये आप देख रहे हो, ये मछली आपको जो दिखाई दे रही है, ये मछली, ये कार्प होती है, ठीक है। इंडिया के अंदर 3 प्रकार की कार्प्स हैं, काटला, रोहू। रोहू का तो नाम आपने सुना होगा, रोहू काफी मतलब फेमस है ये। इसके अलावा मृगल। तो ये 3 प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है कि मछलियां होती हैं कार्प्स। और ये 3 मछली जो होती हैं, ये सबसे ज्यादा एक्वाकल्चर में हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फिशिंग जो होती है, जो फार्मर्स जो फिशिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है फिश फार्मिंग में। क्योंकि मार्केट में ये जो 3 मछलियां ये सबसे ज्यादा बिकती हैं, तो इसलिए ये 3 नाम जो है वो थोड़े से आपको पता होने चाहिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि रूहू अभी रिसेंटली न्यूज में था, या मृगल अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? तो याद रखना, मछली है ये, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी इसके बारे में। और ये जो है गाइस, ये जो इंड्यूस ब्रीडिंग, तो इसमें क्या किया जाता है? मछली को इंजेक्शन वगैरह लगाकर
उसकी ब्रीडिंग जो है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि वो ब्रीड करे, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे वगैरह दे और जिससे कि फार्मर्स वगैरह को बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ है इसके बारे में जिससे रिलेटेड एक जनरल आपको जानकारी होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हो रही है फिस्कल काउंसिल्स के बारे में। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो बॉडी है, जिस परिषद के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में नहीं है, यानी कि ये अभी सेटअप नहीं हुई है। अभी चर्चा चल रही है कि इस प्रकार की बॉडी जो है वो लानी चाहिए। अब ये बॉडी का एग्जैक्टली काम क्या है, तो ये देखो, ये एक इंडिपेंडेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगी, जिसका काम ये होगा कि पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करना, सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस जो है गाइस, तो उसको मैनेज करने का इसका काम होगा, राइट। ये पब्लिक असेसमेंट करेगी, फिजिकल प्लान्स वगैरह बनाएगी, परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो क्रिएट करेगी, राइट, और बजटरी फोरकास्ट करेगी। अब देखो ये सब तो एक टर्म्स हो गए, बट मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए कि ये फिजिकल काउंसिल का काम क्या होने वाला है। देखो गाइस, सरकार जो होती है, सरकार के पास जो पैसा आता है, कैसे पैसा आता है, टैक्स पेयर्स वगैरह जो होते हैं सरकार को पैसा देते हैं। इसके अलावा सरकार की काफी सारी पीएसयू चलती है, वो प्रॉफिट वगैरह करती हैं, तब सरकार को पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग को पता लगे कि सरकार के पास पैसा आता है। अब सरकार के पास जो पैसा आता है, तो सरकार उस पैसे को किस किस चीजों में खर्चा करती है, वेलफेयर एक्टिविटीज में, रोड वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन वगैरह करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं सरकार के, है ना। ये बात तो आप सभी लोग समझते हो। अब कई बार ऐसा क्या होता है गाइस कि ये सब जो पैसे होते हैं ना, ये कभी कभी ऐसे बेकार के प्रोजेक्ट में सरकार लगा देती है जो जिस प्रोजेक्ट का लॉस होना ही होना है, जिसके बारे में आम जनता को भी पता होता है एडवांस में कि यार इसमें तो लॉस होना ही है, क्यों फालतू में ये पैसा खर्चा किया यार। आपने कई बार देखा भी होगा अपने घर के आसपास कि कई बार गड्ढे खोदे जाते हैं और फिर गड्ढों को बंद कर दिया जाता है। गड्ढे फिर बीच में खोदे जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, फिर खोदे जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। इससे क्या क्या होता है, इससे मंत्रियों की जेब में बहुत पैसा जाता है, राइट। काम वाम कुछ नहीं होता, इन लोग एक ही जगह को बार बार खोदते हैं, बंद करते हैं कि, और ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कई बार हुआ है ऐसा। और अच्छी अच्छी जो सड़कें जो होती हैं उनको खराब कर दिया जाता है, फिर बना दिया जाता है, फिर खराब कर दिया जाता है, फिर बना दिया जाता है। तो ऐसे में करप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिस्कल काउंसिल का एग्जैक्टली मेन जो मोटे मोटे तौर पर जो काम होगा कि सरकार के जो जो भी पैसे, जो भी रेवेन्यू सरकार जनरेट करती है और जो एक्सपेंडिचर करती है, तो वो सही तरीके से सही जगह पर एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उनके पूरे अकाउंट्स को मैनेज करना है एक प्रकार से मोटे मोटे तौर पर। ये फिस्कल काउंसिल का मेनली काम होगा। और 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि इस प्रकार का जो है वो काउंसिल जो है वो बनाना चाहिए, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 को अमेंड करके। और बताया जा रहा है कि काउंसिल जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट की जाएगी और ये पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। और इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया कि पहले एडवांस में जो है ये पूरी चीज इवैल्यूएट करेगी कि सरकार को जो खर्चे करने हैं, तो वो किस किस जगह पे खर्चे करने हैं, क्या ये प्रोजेक्ट जो होगा वो क्या बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा सरकार के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार इस पैसे पर यानी कि इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रही है और पैसा डूब जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का पूरा इसका काम होगा। तो इसकी फोरकास्टिंग का काम बेसिकली हम लोग को देखने को मिलेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा कि सरकार का, क्योंकि जिससे कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो। फिस्कल डेफिसिट का मतलब तो समझते हो ना आप कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कि जब सरकार अपनी रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा कर देती है, तो सरकार लॉस में जा रही होती है, सरकार का पैसा लॉस में जा रहा होता है। तो इसका काम क्या होगा कि पूरी चीज को मैनेज करना, सस्टेनेबल तरीके से पूरी चीज मैनेज रहे। और इसके बाद जैसे कि एक बार बजट जब पेश हो जाता है, तो उसके बाद पूरी चीज को देखने का काम किसका होता है, मॉनिटर करने का काम किसका होता है, कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो वैसे ही कुछ जो है वो इसका काम होगा, बट इसका काम जो होगा वो पहले का होगा। मतलब स्टार्टिंग में जो है, यानी कि बजट वगैरह बनने से पहले ये पूरी रिसर्च वगैरह करेगी ये बॉडी, और सरकार को बताएगी कि नहीं नहीं, इन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना है, इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, और इन प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करोगे तो इसमें इतना पैसा लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। तो ये समझ रहे हो, अब इस प्रकार की एनालिसिस जो है वो इस काउंसिल के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, बस इतनी समझनी है आपको, इससे ज्यादा और घुसना नहीं है इस टॉपिक के अंदर। और इंडिया के अंदर 2 एक्सपर्ट्स कमेटी हम लोग को देखने को मिल चुकी हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट कुछ सालों में जो है वो ऐसे फिस्कल काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन जो है उसको लाने की बात करी है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए, राइट, जो कि काफी बेनिफिट हो सकेगी पूरे सरकार के जो अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए ऐसी काउंसिल बनाना बहुत जरूरी है। तो 2017 में एनके सिंह कमेटी ने जो है वो ये वाला रिकमेंडेशन दिया था इस प्रकार का। इसके अलावा 2018 में डीके श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा दिया गया था, और 13th और 14th फाइनेंस कमीशन दोनों ने ही रिकमेंडेशन दिया था फिस्कल काउंसिल का, ठीक है। तो इसके बारे में एक जनरल डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और एट प्रेजेंट फिस्कल काउंसिल क्यों इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अब आप इसको लिंक करो कोरोना वायरस से, कोविड-19 से इसको आप लिंक करो। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह से लोन लिया है, अलग अलग बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से हम लोगों ने लोन लिया, और उस लोन को हम लोग को पे बैक करना है, चुकाना भी है। तो जो लोन लिया है
वो पैसा सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल में होना जरूरी है। अगर वो पैसा सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं हुआ और जिस जगह पर उस पैसे को लगाया गया उसका अगर फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट नहीं निकला, तो बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है इंडिया को। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के डेवलप होने की, सेटअप होने की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप आई थिंक क्लियर उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, लिंक आपका बन पा रहा होगा कि जब मैंने आपको कोरोना वायरस से समझाया इस चीज को, तब आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपके दिमाग में आई थिंक की पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ यार, ऐसे काउंसिल जो होना चाहिए उसका काम एग्जैक्टली क्या होता है। कि जो सरकार ने जो लोन लिया है उस लोन को तो रीपे बैक करना है, और अगर वो पैसा गलत जगह पे यूज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो बैंड बज जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो ये है, तो ये पूरा मैनेज करने का जो है वो इस बॉडी का काम होगा। जब ये सेटअप होगी तो इस बॉडी की जो है वो काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो सिर्फ इतनी सी चीज आपको, इतने से कंसेप्ट जो है वो इस बॉडी से रिलेटेड पता होना जरूरी है। अब गाइस इस न्यूज की चर्चा करें तो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रूल पब्लिश किया है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। गाइज ये जो लेटेस्ट ड्राफ्ट रूल जो है ये एज इट इज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि नवंबर 2019 में पब्लिश किया गया था एक सिंगल मेजर चेंज के साथ, राइट। अब देखो ये 2019 में जो पब्लिश किया था इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 25 से 30 नवंबर का ये टॉपिक है जिसमें मैंने आप लोग को ये कवर कराया हुआ है। तो आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे सर्च करना है 25 टू 30 नवंबर, उसके आगे आपको लिख देना है ओनली करंट अफेयर, जो सबसे टॉप में टॉपिक आएगा, यानी कि वीडियो जो आएगा वो ये वाला आएगा। और इस वीडियो के अंदर अगर आप 32 मिनट 16 सेकंड पे जाएंगे तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी चीज जो है वो इस लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड मैंने कवर करा रखी हुई है। और अभी जो ड्राफ्ट आया तो ड्राफ्ट में भी आपको उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि ड्राफ्ट से रिलेटेड चीजें सिविल सर्विसेज में नहीं पूछी जाती। ऐसी कोई भी चीज जिसके फ्लक्चुएट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जो कि फिक्स नहीं होती है मतलब फिक्स टेन्योर के लिए, तो ऐसी चीज जो होती है उसको यूपीएससी या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज नहीं पूछता। तो ये चीज आप क्लियर रखना। तो ये टॉपिक हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मेन चीज आप लोग को जो ध्यान देना है वो मिनिमम वेजेस के ऊपर देना है, ठीक है। मिनिमम वेजेस की, मिनिमम वेजेस क्या होता है, तो एक ऐसा मिनिमम अमाउंट जो कि लेबर्स को प्रोवाइड किया जाता है, किस पर्पस के लिए, कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। जैसे कि खाना पीना, जो फूड वगैरह जो होते हैं, यानी कि 2700 कैलोरीज पर डे की यहाँ पर बात होती है कि खाना हो गया, कपड़ा हो गया, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो शेल्टर, फूड और क्लॉथ, यानी कि शेल्टर की जगह पर यहाँ पर एक हाउसिंग वगैरह जो होगा, हाउसिंग रेंट एक्सपेंडिचर वगैरह। तो ये जो होता है कुछ क्राइटेरिया वगैरह भी होते हैं इसके मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट करने के, डिटरमाइन करने की। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार जो है वो इसको पढ़ सकते हो। वेल इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ऐसे क्राइटेरियाज वगैरह नहीं पूछे जाते एग्जामिनेशन में, और फिर भी एक आइडिया आपको अगर चाहिए तो कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पर ये याद रखना कि तीन चीज पर मेनली फोकस किया जाता है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स, कि ये बेसिक नीड जो है वो लेबर को मिल जाए। दूसरी बात क्या, जब एक लेबर को इतनी मिनिमम सैलरी देनी है कि ये अपनी बेसिक नीड जो है वो ना ही सिर्फ अपने लिए फुलफिल कर सके, अपनी वाइफ के लिए और अपने 2 बच्चों के लिए भी फुलफिल कर सके। अब यहाँ पर या तो आप वाइफ या हस्बैंड बोल सकते हो, यानी कि स्पाउस बोल सकते हो, यानी कि अगर कोई लेडी लेबर काम कर रही है, जो कोई महिला लेबर काम कर रही है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे तो वो उनके स्पाउस कहलाते हैं, क्योंकि स्पाउस लाइफ पार्टनर होता है बेसिकली, आपको पता होगा। तो एक कपल है और 2 बच्चे, ये मान के चलो कि इतने, यानी कि 4 लोगों के लिए सफिशिएंट जो है वो उनको मिल सके पूरी चीजें, इतनी मिनिमम सैलरी जो है वो उनकी होनी चाहिए, इतने मिनिमम वेजेस जो है वो उनके डिसाइड होने चाहिए। तो ये इस पर ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एक दिन का वेज जो होता है वो फिक्स होता है, फिर उसको 8 से जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1 घंटे का रेट जो है वो पता लग जाता है। तो ये ऐसी चीजें भी यहाँ पर बताई हुई हैं। इसके अलावा अगर उसको हम लोग 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 महीने का वेजेस मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हालांकि बहुत कॉमन भी है, बहुत बेसिक भी है, बट आपको उतना नहीं करना है। और इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, ना ही सिर्फ क्लोथिंग वगैरह, जैसे फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, ये सब चीजें जो है वो मिलाकर इन्होंने बनाई हुई है। मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह सब चीज जो है वो को ध्यान में रखते हैं, बट मोटे मोटे तौर पर 3 चीज, उसके अलावा बहुत सारी चीज के काफी कम परसेंटेज है लिए गए हैं। 10% जो है ये बताया जा रहा है खाने का, क्लोथिंग एक्सपेंडिचर का, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसका 20% उसका मिनिमम वेजेस का। तो ये सब चीजें, ये सब जो खर्चे हैं जो इस प्रकार से बताया हुआ है, हालांकि ये सब चीजें नहीं आती हैं, आप लोगों से नहीं पूछी जाती, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ है, ये कुछ 9 घंटे को 8 घंटे कर दिया गया है। एक्चुअली में जो पहले जो ड्राफ्ट लाया गया था तो उसमें कहा गया था कि 9 घंटे जो है वो वर्कर्स के लिए मेंशन किया गया था, बट 9 घंटे में 1 घंटे रेस्ट की यहाँ पर बात हुई थी। बट उसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था न्यूज में कि नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो 8 घंटे के होते हैं, और यहाँ पर लेबर्स के लिए जो वर्किंग आवर्स कर दिए गए हैं वो 9 घंटे कर दिए गए। तो इन्होंने इस बार जो ड्राफ्ट लेकर आया उसमें मेंशन कर दिया, सेपरेटली 8 घंटे लिख दिए कि भाई वर्कर के लिए 8 घंटे का टाइम है और 9 घंटे का टाइम नहीं है। क्योंकि 9 घंटे उन्होंने पहले लिखा था ये देखते हुए कि 9 घंटे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब 8 घंटे वर्कर काम करेगा, 1 घंटे उसको रेस्ट मिलना चाहिए। बट इन्होंने बोला कि छोड़ो भाई, 8 घंटे
वर्किंग टाइम जो है वो कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ है, इससे इसके बारे में इससे रिलेटेड एक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेटअप करेंगी। एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगी जिसके अंदर हम लोग को एम्प्लॉयर्स देखने को मिलेंगे, एम्प्लॉयज होंगे, और जितने एम्प्लॉयर्स होंगे उतने ही एम्प्लॉयज होंगे। हालांकि इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले के ड्राफ्ट में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी होंगे और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के। इसके अलावा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर हम लोग को एम्प्लॉयर्स देखने को मिलेंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन्स देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि दोनों ही सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स में 1/3 जो मेंबर्स होंगे वो महिला होनी चाहिए। तो इस पर जो है वो फोकस किया गया है। और बोर्ड का काम क्या होगा? बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड है तो एडवाइस देगी। किस पर्पस के लिए एडवाइस देगी? जिस पर्पस का ये कोड है, मिनिमम वेजेस का कोड है, मिनिमम वेजेस को फिक्स करने को लेकर ये एडवाइस देगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूस्ट हो, इंक्रीज हो, तो उस पर इसका विचार हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये चीज है पूरी इसके बारे में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जुलाई को, ये याद रखना है। इस बार की जो थीम है वो ये है, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों, बालिका जो है, बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा कैसे करें। तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिल रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। इसको एस्टैब्लिश किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा करंट एस्टिमेट्स में बताया जा रहा है कि 83 मिलियन लोग हर साल जो है वो पॉपुलेशन में ऐड होते हैं। एवरी ईयर 83 मिलियन लोग जो है वो जुड़ते हैं पॉपुलेशन में। ये चीज बताया गया अभी करंट एस्टिमेट से। इसके अलावा इंडिया जो है गाइस, इसके पास पूरे दुनिया भर का 2% लैंड मास है। पूरे दुनिया भर को अगर हम लोग देखें तो उसका जो लैंड है, उसकी जो जमीन है पूरे दुनिया भर की, वो 2% इंडिया के पास है। और इंडिया के पास पूरे दुनिया भर की 16% ग्लोबल पॉपुलेशन है। इसलिए तो सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री हम लोग को इंडिया देखने को मिलती है। और एक वन मोर थिंग, मैंने पहले भी पढ़ा चुका है आप लोगों को कि इंडिया जो है ये 2030 में चाइना को ओवरटेक कर जाएगी। और पहले तो काफी सारे रिसर्चर्स कह रहे थे कि इंडिया जो है वो 2050 तक ओवरटेक कर जाएगी चाइना को, बट अब कहा जा रहा है कि इंडिया 2030 में चाइना को ओवरटेक कर जाएगी। हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो बन जाएंगे 2030 के बाद ये वाली चीज जो है वो रिसर्चर्स का कहना है। और कहा जा रहा है कि इस सेंचुरी के एंड तक हम लोग टॉप पर ही रहेंगे, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी होने वाली है। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है गाइस, ये गिरा है इंडिया में। तो गिरा है तो ये अच्छी भी बात है, और कुछ कुछ जगह पर अगर ज्यादा गिर गया तो बुरी भी बात हो सकती है। वो कैसे, वो आगे समझाऊंगा। तो जैसे पुअर स्टेट है बिहार, यहाँ पर 3.2 है, उत्तर प्रदेश में 3.0 है, राजस्थान में 2.6, झारखंड में 2.5, और नेशनल एवरेज जो है वो 2.2 है, जो कि अच्छा है हमारी कंट्री का। तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी कंट्री का जो नेशनल एवरेज जो है वो ठीक है, बट कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसे बिहार में 3.2 है, इसको कम करके हम लोग को 2.2 तक या 2.1 तक जो है वो मिनिमम लेकर आना है। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? तो देखिए, एक महिला अपने जितना भी उनका जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स जो होते हैं, यानी कि जितने साल तक महिला बेबी को कंसीव कर सकती है, बेबी को बर्थ दे सकती है, तो उस पीरियड में जितने नंबर ऑफ बेबीज को एक महिला बर्थ दे सकती है, तो उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और एक पॉपुलेशन अगर उसको स्टेबल रखना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। तो उसको इजी तरीके से याद रखने के लिए हम दो हमारे दो, यानी कि 2 बच्चे जो है वो मतलब सस्टेनेबल तरीके से पॉपुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। राइट? तो ये वाली चीज है यहाँ पर। और ये दिक्कत वाली बात भी इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है गाइस कि बच्चा जो होता है उसकी पूरी देखभाल करना जो होता है वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी हर एक नेसेसिटी, हर एक नीड जो है वो जब तक कि वो कमाने लायक ना बन जाए या मतलब वेल सेटल्ड ना हो जाए, तब तक जो है वो एक बच्चा, एक बच्ची की पूरी नीड जो है वो फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है। राइट? एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर एक पेरेंट जो है, अगर मान के चलो कि उसकी खुद की इनकम जो है वो इतनी नहीं है कि वो अपनी मतलब 2 लोग को पुर जाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर उनको बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। तो ये एक मतलब एजुकेटेड माइंड का वो रहता है, विचारधारा। राइट? बट बाकी आप लोग को पता ही है कि काफी सारे लोग जो होते हैं, अब देखिए आप जैसे स्लम्स एरियाज में देखिएगा, या फिर जो गरीब लोग जो होते हैं उनके बेबीज जो होते हैं वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसलिए भी और वो ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि बेबी को आप बर्थ दे रहे हो, एक नया जीवन जो है वो लेकर आ रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो पेरेंट की है। अब देखो, ये एथिक्स 4 से रिलेटेड कुछ बात हो गई, तो यही सब चीजें हैं एथिक्स 4 में आती हैं। ठीक है? तो ये चीज है। अब ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2.1 ये याद रखना। और इंडिया का एवरेज 2.2 ये याद रखना। टोटल फर्टिलिटी रेट से 0.1 जो है वो इंडिया का ज्यादा है, बट फिर भी ठीक है, इतना बुरा नहीं कहेंगे। ये रेट मैं अक्सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि भाई रेट वगैरह मत याद रखो, इस प्रकार के फिगर्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बट ये वाले जो फिगर्स वर्ल्ड पॉपुलेशन
में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा याद रखना। जैसे कि 83 मिलियन पीपल हर साल बढ़ रहे हैं, राइट, ये वाली चीज, ये जो फिगर्स हैं, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। और आप जैसे स्टेट के, अगर इन स्टेट में आपके स्टेट का नाम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और आपके स्टेट की अच्छा एक काम करना, आपके स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है वो सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, तो उससे आपको भी जो है वो अवेयरनेस क्रिएट होगी आप में भी, और अच्छा लगेगा कि आपको पता लगेगा कि आपके स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, और उसको फटाक से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अब इस न्यूज की बात करेंगे तो ये वाली न्यूज आई थिंक कम से कम पिछले 6-8 महीनों में मैंने 3 से ज्यादा बार आप लोगों को पढ़ा चुकी है, और मैंने आपको बताया हुआ था कि ये वाली जो इस प्रकार की जो रिपीटेड न्यूज होती हैं उनके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एग्जामिनेशन में आने के। तो ये न्यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर आज की डेट में हम लोग को मीजल्स और रुबेला नहीं देखने को मिल रहा है। मीजल्स और रुबेला जो डिजीज है वो खत्म हो गई है श्रीलंका और मालदीव्स के अंदर से। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाना है, तो सीख लो, नोट्स ऐसे बनाना है, WHO डैश मीजल्स रुबेला डैश इरेडिकेटेड डैश श्रीलंका, और श्रीलंका कॉमा मालदीव्स कर सकते हो, या एंड वाला वो जो साइन जो होता है ना, एंड वाला ऐसा वाला कुछ, तो वो आप जो है वो बना के कर सकते हो। जितने कम वर्ड्स में लिखो उतना आपका नोट्स होना चाहिए। इतने से एक लाइन में आपका पूरा फिनिश हो गया ये नोट, ठीक है। और ये पहली 2 कंट्रीज है गाइस जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन की हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है कि मीजल्स और रुबेला को 2023 तक जो है वो फिनिश करना है, इरेडिकेट करना है, तो ये फिनिश जो है वो हो गया। यानी कि ये जो बीमारी जो है वो 2 कंट्री से जो है वो इरेडिकेट हो गई, हट गई है, राइट। अब देखो, कोई कंट्री के अंदर से कोई भी वायरस जो है वो फ्री कैसे डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि कोई कंट्री जो है वो ये फलाना वायरस फ्री हो गई है या ये फलाना डिजीज फ्री हो गई है कोई कंट्री, तो ऐसा किस कंडीशन में डिक्लेयर किया जाता है? तो 3 ईयर्स आपको याद रखना है सिर्फ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। याद रखना है कि कोई भी एक कंट्री जिसके अंदर से 3 सालों तक, पिछले 3 सालों तक, यानी कि आज से अगर पिछले 3 सालों तक किसी कंट्री के अंदर नॉट इवन अ सिंगल केस ऑफ डिजीज डिटेक्ट हुआ हो या केस डिटेक्ट हुआ हो, तब वो कंट्री जो होगी वो इरेडिकेशन, यानी कि डिजीज के इरेडिकेशन की या वायरस इरेडिकेशन की कंट्री हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ 3 इयर्स आपको याद रखना है। मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स के अंदर 2009 में मीजल्स इरेडिकेट हो गई थी, यानी कि लास्ट रिपोर्ट उसकी 2009 में आई थी मीजल्स के केस की, आखिरी। और इसके अलावा रुबेला का जो आखिरी केस जो आया था वो 2015 में आया था, उसके बाद से नहीं आया। श्रीलंका में 2016 के अंदर हम लोग को मीजल्स का एक रिपोर्ट जो है वो देखने को मिली थी, एक केस मीजल्स का देखने को मिला था, और 2017 में श्रीलंका के अंदर रुबेला का केस देखने को मिला था। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। भूटान, नॉर्थ कोरिया और ईस्ट तिमोर, ये 3 कंट्रीज भी हैं जो कि मीजल्स फ्री हैं। और ये बताया जाता है कि अगर मीजल्स को हमने हटा दिया, यानी कि मीजल्स को अगर कंट्रोल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, इरेडिकेट कर दिया पूरे दुनिया भर में से, तो हर साल 5 लाख डेथ जो है वो हम लोग बचा सकेंगे, क्योंकि हर साल 5 लाख डेथ होती है बिकॉज ऑफ मीजल्स। तो देखिए कितनी गंभीर बीमारी है। और मीजल्स रुबेला के बारे में पहले भी मैं काफी डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार। तो ये दोनों जो है मीजल्स और रुबेला के बारे में आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, और सभी लिखकर बताइए। काफी कम लोग जो है वो आंसर्स लिखते हैं, और मैं देख रहा हूँ सिर्फ मेरे रेगुलर व्यूअर्स ही जो है वो आंसर लिखते हैं, और आई एम गारंटिंग कि जो आंसर लिख रहा है रेगुलरली एक्टिव है तो उसका सिलेक्शन होना पक्का। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का नहीं है, बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो भले ही कमेंट बॉक्स में मत लिखो, बट अपने नोट्स में जरूर लिख रहे हो, उतना काफी है। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते मत लिखो, पर अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आगे की बात करें, असीम पोर्टल, असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स मैपिंग, ठीक है, असीम पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये पोर्टल जो है वो शुरू किया। इसकी एप्लीकेशन भी हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों ही इसके द्वारा हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो शुरू किया गया है। इसमें स्किल्ड पीपल, जो लोग स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास फलाना कुछ स्किल्स वगैरह है, तो उनको हेल्प किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयर्स के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असीम पोर्टल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि पूरा डेटा, स्किल्ड वर्कफोर्स का डेटा जो है वो एम्प्लॉयर्स तक प्रोवाइड किया जाएगा, और एम्प्लॉयर्स जो है फिर वो स्किल्ड जो एम्प्लॉय है उसको कांटेक्ट करेंगे और उसको फिर जॉब्स वगैरह ऑफर करेंगे, ठीक है। तो ये असीम पोर्टल इससे रिलेटेड है। एंड आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो सबसे पहले तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज होमवर्क दे रहा हूं। आज 2 टॉपिक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और उइगुर्स मुस्लिम्स। इनके बारे में कई बार पढ़ा चुका, मुश्किल से मैं मान के चलो 10 बार तो हम लोग इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं पिछले 1 साल में। तो ये वाले टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है,
और बीच में आज मैंने आपको काफी सारी चीजें पूछ ली ऑलरेडी, तो इसलिए आज ज्यादा होमवर्क नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और थोड़ी देर में आपके लिए 2 मिनट का एक टेस्ट जो है वो शुरू होगा, और उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, और 10 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, मेरे द्वारा नहीं प्रिपेयर किए गए हैं। मैं ये आपका करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूं, और द गुड न्यूज इज 15 से हम लोग जो है वो डेली टेस्ट शुरू कर रहे हैं। हालांकि आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं बैठ कर भी इवन पढ़ा सकूं, बट फिर भी अब मैंने सोचा कि यार टेस्ट तो बच्चों का कंटिन्यू करना है, बहुत दिन हो गया, मुझे भी मजा नहीं आ रहा। तो अब टेस्ट तो अपन 15 तारीख से शुरू कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आज शाम तक जो है वो आप लोग को टॉपिक्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, बट कल से जो है वो आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो मुझसे मांग लेना, या फिर टेलीग्राम पे जाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप लिखिएगा, ये पूरा एज इट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये ऐसा। तो ये भी हमारा चैनल है, टेलीग्राम का फ्री चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके आगे लिखिएगा अंडरस्कोर, फिर कमलाक्ष लिख दीजिएगा, मुझसे ओनली करंट अफेयर चैनल की लिंक मांग लीजिएगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ओनली करंट अफेयर चैनल को जो है वो ज्वाइन करिए, वहां पर मैं डेली टॉपिक्स प्रोवाइड कराता हूँ। उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है और उसके टेस्ट होते हैं। बहुत दिन हो गए थे, गैप हो गया था मेरी प्रॉब्लम के चलते, बट अब गैप नहीं होगा। अब फिर से अपन वापस आ गए हैं पूरे एनर्जी के साथ, पूरे एक्टिव के साथ, और अब डेली आपका टेस्ट वहां पर कंडक्ट कराएंगे। अभी देखिए, अभी तो ये 2 मिनट का टेस्ट दीजिए। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।